हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पर एमबी स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक जो है ये समास पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं उस वक्त भी हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कारक टेट, एसएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कारक, इसका अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। पदों को जोड़ने का कार्य करने वाला कौन होता है? वो होता है कारक। ये इसकी एक स्वतंत्र परिभाषा है। सभी कारक या तो संज्ञा पद होते हैं और या फिर सर्वनाम पद होते हैं। ठीक है। अब कारक के प्रकार ये क्या होते हैं? ये 6 प्रकार के जो हैं वो संस्कृत में होते हैं और हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे होते हैं तो देखते हैं। संबंध और संबोधन को मूल रूप से कारक नहीं माना जाता है, लेकिन वाक्य में अन्य कारकों की तरह प्रयोग होने के कारण इन्हें हिंदी में कारक माना जाता है। संबंध और संबोधन, ये जो दो कारक हैं, इन्हें मूल रूप से कारक नहीं माना जाता, यानी संस्कृत में इन्हें कारक नहीं माना जाता है, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी होता है, इसलिए इन्हें हिंदी में कारक माना गया है। अब देखते हैं कारकों के प्रकार। ये कितने प्रकार के बताए अभी मैंने हिंदी में? ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां होता है संबोधन। संबंध और संबोधन ये मूल कारक नहीं है, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विभक्ति। कारकों की पहचान कराने वाला पद जो होता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इसके और क्या नाम होते हैं? परसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति के अन्य नाम होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये क्या है? प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। हर कारक की अपनी एक विभक्ति होती है। फिर नेक्स्ट है, यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। बहुत से कारक होते हैं जिनकी विभक्ति एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो यूज है वाक्य में वो अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर दो कारक कभी नहीं होंगे। ओके, अब देखते हैं कारक और उनकी विभक्तियां। सबसे पहले कर्ता। कर्ता की विभक्ति होती है ने। सिर्फ भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म। इसकी विभक्ति होती है को। नेक्स्ट आता है हमारा करण। इसकी विभक्ति होती है से। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये माध्यम के लिए यूज किया जाता है और इसकी दूसरी जो विभक्ति है वो होती है के द्वारा। फिर आता है हमारा संप्रदान। इसकी विभक्ति होती है के लिए। अपादान, इसकी विभक्ति होती है से और इसका जो यूज है से का वो अलग या तुलना, यानी कि बिछड़ने के अर्थ में अपादान का यूज किया जाता है। अब आता है हमारा संबंध कारक। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति जो होती है वो होती है मैं, पर, ऊपर, ये स्थानवाचक के लिए आती है। संबोधन, इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, ओ, रे। जो ये रे है ये हमारा पद में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये क्या है? सबसे पहले देखेंगे करण कारक। ये विकलांगता, विवशता, व्याकुलता के साथ के बिना के अर्थ में यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा संप्रदान कारक। ये रुचि, पसंद, ईर्ष्या, नमः, अलम्य, स्वाहा, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। इसका जो इस्तेमाल है वो घृणा, निषेधता, भय, उत्पन्न, अध्ययन के साथ किया जाता है। चौथा हमारा आता है अधिकरण कारक। ये उत्तमावस्था होती है। ये उस जगह यूज किया जाता है जहां पर वह उस पर गया का भाव आता है। हम कारक को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका कारक को पहचानने में होती है वो विभक्ति की होती है। विभक्ति ही हमें बताती है कि उस वाक्य में कौन सा कारक यूज हुआ है। नेक्स्ट है कर्ता से लेकर अधिकरण तक। कारकों में वाक्य में जहां इनकी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले संबंधित विभक्ति का कारक होता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। अब यहाँ जो ये ने विभक्ति है, के लिए विभक्ति है, से विभक्ति है और को विभक्ति है, इनसे पहले आए हुए जो शब्द हैं वो इन विभक्तियों से रिलेट करते हैं, वो इनके कारक शब्द हैं। कैसे? देखिए, राम जो है वो कर्ता है। हमें कैसे पता चला? इस विभक्ति ने हमें बताया, ने, क्योंकि कर्ता ने होता है। कर्ता ने यानी कि राम ने। धर्म क्या है? संप्रदान है। संप्रदान क्या होता है? जो किसी के लिए कार्य करता है। धर्म के लिए, धर्म के लिए कार्य किसने किया है? राम ने, तो राम करता है। फिर आता है बाण, जो है वो करण है। बाण से, करण जो होता है वो साधन के लिए प्रयुक्त होता है। कोई भी, जब हम साधन
किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर करण कारक होता है। फिर रावण को यानी कि रावण जो है वो कर्म है, को विभक्ति कर्म की होती है, इसलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि ने जो है वो राम की विभक्ति है जो कि कर्ता है, के लिए धर्म की विभक्ति है जो यहाँ पर संप्रदान कारक है। उसके बाद बाण से यानी कि यहाँ पर साधन का जो है वर्णन किया जा रहा है, साधन है हमारा बाण, तो यहाँ पर करण होगा। और रावण को मारा है तो रावण जो है हमारा वो कर्म है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संबोधन कारक में। संबोधन कारक में विभक्ति पहले तथा संबंधित वाक्य बाद में आता है। ये एक इकलौता कारक है जिसमें विभक्ति पहले आती है और संबंधित वाक्य बाद में आता है। उदाहरण के लिए हे भगवान, और इसके बाद आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो आता है। हे जो है वो क्या है, संबोधन है, और भगवान संबोधित शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है, फिर है कारक पढ़ने का क्रम। कारक पढ़ने का क्रम कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, उसके बाद करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन आता है। ये जो है ये कारक पढ़ने का हमारा क्रम होता है। नेक्स्ट है वाक्य में कारकों का क्रम कैसा होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ने का तरीका बता दिया, अब इनको वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम ये बताएंगे। वाक्य में सबसे पहले कर्ता कारक लिखा जाता है, लेकिन अगर संबोधन होता है वहां पर तो उसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, लेकिन अगर कर्ता से वाक्य शुरू हो रहा है और उस वाक्य में संबोधन भी है तो जो वाक्य है वो संबोधन से प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद शेष कारक कर्ता और कर्म के बीच में अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं। अब ये क्रम है हमारा 8 1 7 6 5 4 3 2। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले जो 8वां हमारा होता है संबोधन वो पहले नंबर पर आ जाता है, उसके बाद कर्ता आता है, फिर अधिकरण आता है, अधिकरण 7वां होता है वो तीसरे नंबर पर आता है, संबंध 6वां होता है ये चौथे नंबर पर आता है, अपादान 5वें नंबर पर होता है ये 5वें नंबर पर ही रहता है, फिर संप्रदान जो है ये चौथे नंबर पर होता है और ये 6वें नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है वाक्य में। उसके बाद आता है 7वां करण कारक, ये तीसरे नंबर पर होता है पढ़ने के अनुसार, लेकिन इसको वाक्य में जो है 7वें नंबर पर यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा लास्ट कर्म, ये दूसरे नंबर पर होता है पढ़ने के अनुसार, लेकिन वाक्य में ये 8वें नंबर पर सबसे अंत में प्रयुक्त होता है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जो गलत उदाहरण है वो क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ क्या हुआ है, से अपादान है जो कि 5वां कारक है, पत्ता जो है वो करता है ये पहला कारक है, फिर गिरना क्रिया है। यहाँ पर जो 5वां हमारा कारक है वो पहले प्रयुक्त हुआ है, उसके बाद हमारा पहला जो कर्ता है वो आया है, इसलिए ये जो वाक्य है वो गलत है कारक की दृष्टि से। फिर आता है सही क्रम, इसका क्या होगा, इसका सही क्रम होगा पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता जो है ये हमारा है कर्ता, और जो पेड़ से अलग हो रहा है इसलिए पेड़ जो है वो हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए सही जो क्रम होगा वो होगा पत्ता पेड़ से गिरता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो कारक टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और इसके नोट्स बनाना। इस वीडियो के जो PYQs हैं उनकी प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस की है वो करने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए ताकि वो भी अपने आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर सकें और एक सरकारी नौकरी जरूर हासिल कर सकें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।